आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाज में निरंतर बिगड़ रही व्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, समाज या फिर शिक्षक। की चर्चा को बड़ी गंभीरता से सुना जाए, मनन किया जाए, मंथन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में साझा किया जाए। शिक्षक नए जगत, नए संसार, नए जीवन, नई मनुष्यता के जन्म का माध्यम बन सकता है, लेकिन अफसोस कि वो बना नहीं है, अब तक नहीं बना है। और एक अध्यापक की, एक शिक्षक की इस सच्चाई को बहुत पहले समझ लेना जरूरी है। समझना यह जरूरी है कि एक अध्यापक का आज तक का काम क्या रहा है। समाज ने अध्यापक से आज तक ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य लिए हैं। समाज ने अध्यापक से आज तक कौन से महत्वपूर्ण कार्य करवाए हैं। जब हम चर्चा करते हैं समाज में, तो बात यही निकल कर के आती है कि अध्यापक से हम बच्चों को शिक्षा और ज्ञान देने का काम लेते हैं, लेकिन बहुत गहराई में अगर जाएं तो समाज पुरानी सारी बीमारियों, सारे अज्ञान, सारे अंधविश्वास, सारे अंधेरे को शिक्षक के माध्यम से नई पीढ़ी के भीतर डाल देने का काम ही लेता है। हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करता कि एक अध्यापक, एक शिक्षक क्रांतिकारी हो। समाज यही चाहता है कि अध्यापक कभी भी क्रांतिकारी ना हो, क्योंकि जिस दिन अध्यापक क्रांतिकारी होगा, जिस दिन शिक्षक क्रांतिकारी होगा, उसी दिन समाज बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। पुराने समाज के स्थान पर एक नया विचार, एक नया समाज पैदा हो जाएगा। अध्यापक का क्रांतिकारी होना पूरे समाज के बदल जाने का एक बुनियादी कारण बन सकता है। इसलिए अध्यापक को हमेशा प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और हर चीज़ के प्रति रिएक्शन बनाए रखने की चेष्टा हमेशा करनी चाहिए। उसे बहुत सम्मान दिया जाता है, यह बात तो सच है, लेकिन सम्मान भी शिक्षक को समाज तभी तक देता है जब तक उसमें क्रांति की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती है। क्रांति की किरण दिखाई पड़ेगी कि समाज अध्यापक की, शिक्षक की गर्दन दबाना शुरू कर देगा। साथ साथ यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा, आपको हैरानी होगी कि दुनिया में अध्यापक के जगत से, शिक्षक के जगत से न कोई क्रांतिकारी विचार पैदा हुआ है, न कोई नया दृष्टिकोण पैदा हुआ है, न कोई नई दृष्टि पैदा हुई है। शिक्षक के पूरे समूह को, जो कि एक बहुत विशाल समूह है और सबसे ज़्यादा सबल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समूह है, क्योंकि उसके हाथ में नई पीढ़ी का सारा मस्तिष्क और नई पीढ़ी की सारी आत्मा है। शिक्षक के इस पूरे समूह को सदा क्रांतिकारी होने से बचाने की चेष्टा समाज ने की है कि अध्यापक क्रांतिकारी ना हो जाए। यह अगर क्रांतिकारी होगा तो पुराने समाज और नए समाज के बीच एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाएगी, क्योंकि अध्यापक ही हस्तांतरण करता है पुराने समाज को नए समाज तक। अध्यापक पुराने समाज और नए समाज के बीच की कड़ी है, जिससे अतीत भविष्य में प्रवेश करता है, अतीत भविष्य में दाखिल होता है। शिक्षक के हाथ में बहुत कुछ है कि क्या करें, लेकिन शायद उसे क्रांति का
अग्रवाहक होने का ख्याल भी नहीं है। अब तक तो शिक्षक ने सिर्फ एक काम किया है। वो क्या किया है? अब तक तो शिक्षक ने नई पीढ़ी के मस्तिष्क को पुरानी पीढ़ी के साथ समायोजित करने की चेष्टा की है और इसी में अपना सारा श्रम लगाया है। और पुरानी पीढ़ी की जो मान्यताएं हैं, जो रिवाज है, जो दृष्टि है, जो उसका अंधविश्वास है, वह नई पीढ़ी के मन में प्रविष्ट कर देने की कोशिश की है। पुरानी पीढ़ी के विचार नई पीढ़ी के खून में बस पहुंच जाए, बस इतनी ही चेष्टा की है। पुरानी पीढ़ी शिक्षक को इसलिए सम्मान देती है। यह आदर और सम्मान इसलिए है कि शिक्षक ही आधारभूत बनता है, कारण बनता है पुरानी पीढ़ी के विचारों को नई पीढ़ी में स्थानांतरित करने का। पुराने अतीत को बचाने में वही योगदान देता है। जिस दिन शिक्षक विद्रोही होगा, उस दिन दुनिया में हर रोज एक नया समाज पैदा हो सकेगा। हर पीढ़ी नई जिंदगी की तरफ उम्मीद की आंखें उठा सकती है। लेकिन अध्यापक, शिक्षक विद्रोही नहीं है। और जो अध्यापक विद्रोही नहीं है, वह शिक्षक ही नहीं है। उसने शिक्षक होने का अधिकार ही खो दिया है। क्योंकि कोई शिक्षक कैसे हो सकता है जो विद्रोही ना हो? विद्रोही हुए बिना ज्ञान की दिशा में आंखें ही नहीं खुलती। विद्रोही हुए बिना मनुष्य की आत्मा अपनी खोल को तोड़कर कभी बाहर नहीं आ सकती। विद्रोही हुए बिना कोई जीवन के साथ कभी पैर मिलाकर चलने में सामर्थ्य नहीं हो सकता। और ज्ञान, जो शिक्षा व्यक्ति की स्वतंत्र आत्मा को जन्म नहीं दे सकती, उसे शिक्षा कहें, उसे ज्ञान कहें, उसे एजुकेशन कहें, वह बोझ होती है। जानकारी होगी, एक सूचना होगी, एक सीखने की होगी, लेकिन शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो आविष्कार बनना चाहिए आत्मा का, लेकिन वह नहीं होता। अब तक शिक्षक ने विद्रोह का रुख अख्तियार ही नहीं किया, इसलिए पुराना सड़ा गला समाज चलता जाता है, जिंदा बना रहता है। जो मर चुका है वह भी किसी न किसी रूप में जिंदा बना रहता है। दुनिया की छोड़ो, अगर भारत की चर्चा करें, भारत में तो यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। भारत ने तो अपने वो पुराने वस्त्र ही नहीं बदले, आत्मा को नया करने की तो बात ही दूर है। भारत का तो सारा इतिहास ही क्रांति शून्यता का इतिहास रहा है। कोई क्रांति नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। और जब कोई समाज क्रांति से नहीं गुजरता है, तो उस समाज की जिंदगी एक बहती धारा नहीं रह जाती, एक बंद पोखर हो जाता है, जो सड़ता है, जो गंदा होता है, जो बदबू मारता है, कीचड़ मचती है उसमें, उससे दुर्गंध फैलती है, लेकिन बहाव, कोई प्रवाह, कोई धारा नहीं होती। एक सागर और पोखर में यही अंतर है। सागर में नित नया पानी आता है, नित नया पानी जाता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, पहाड़ों को, घाटियों को चीरकर, लेकिन पोखर सड़ता है, बदबू मारता है। ठीक उसी प्रकार भारत की शिक्षा की तरह भारत के समाज की जिंदगी एक तालाब की जिंदगी हो गई है, एक पोखर की जिंदगी हो गई है, एक नदी की जिंदगी नहीं है। हाँ, तालाब की जिंदगी एक अर्थ में अगर देखें तो सुरक्षित होती है। न कहीं जाना है, न कोई तकलीफ है, न रास्ते की अड़चने हैं, न जाने की परवाह है, न अनजान रास्तों में भटकने की चिंता है, न पहाड़ों को पार करना पड़ता है, न अज्ञात सागर में मिलना होता है। जो मिलेगा या नहीं, इस बात के सपने भी नहीं देखने पड़ते। अपनी जगह बंद, अपनी जगह निश्चित। तालाब का अपना एक सुख है, तालाब अपना सुख भोग रहा है, लेकिन नदी का संघर्ष नहीं है। और इस सुख भोगने के हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि हमने अब किसी तरह खतरे को उठाना हजारों सालों से बंद कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, जो समाज खतरों को उठाना बंद कर देता है, वह समाज धीरे धीरे अपनी ज्ञान की शिखा को क्षीण कर लेता है। खतरों के मुकाबले में ही ज्योति जगती है, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। एक बात तो सच है कि खतरे में जीने पर ही जीवन का पता चलता है, सुरक्षा में जीने पर जीवन का पता नहीं चलता। और इसलिए
कब्र में जो रहते हैं वे बहुत सुरक्षित रहते हैं, वहाँ कोई खतरा नहीं। तालाब की ज़िंदगी खतरे से बचने की ज़िंदगी है, लेकिन तालाब सड़ता है, नष्ट होता है, गंदा होता है। भारत में भी सुरक्षा की एक नई ज़िंदगी चुन ली है, अपना एक होल बना लिया है, उसके भीतर हम बैठे हैं। न हमें दुनिया के विस्तार में प्रवेश करना, न हमें चांद तारों की यात्राएं करनी है, न हमें कहीं जाना है। बस हम अपने घर में बंधे हुए हैं। हम आदमी कम है और वृक्षों की तरह ज़्यादा है, जिसकी जड़ें ज़मीन में बंधी है और जो वहीं अटके रह गए हैं, वहाँ से हिलते डुलते भी नहीं। हर बेटा अपने बाप की जगह पकड़ लेता है, पीढ़ी दर पीढ़ी यह जगह पकड़ते चले जाते हैं। आदमी बदलते चले जाते हैं, लेकिन समाज वैसा का वैसा है जैसा पहले था। हम सुरक्षा की ओट में बैठे रह गए हैं। धीरे धीरे सुरक्षा का इतना मोह हो गया है कि किसी भी खतरे में उतरने का साहस ही समाप्त हो गया है। और तब जो पुराना है वही सुरक्षित है, यही हमने मान लिया है। क्योंकि पुराना परिचित है, अपरिचित असुरक्षित है। अनजान भय देता है, बिना पहचान के रास्ते पर जाने में डर लगता है। इसलिए एक रास्ता हमने बना लिया है, कोल्हू के बैल की तरह। हम उसी पर घूमते रहते हैं, बस उसी पर घूम रहे हैं हजारों सालों से। और हमारा शिक्षक भी नई पीढ़ी को उसी में दीक्षित कर रहा है, उसी में प्रवीण कर रहा है। उसी कोल्हू के रास्ते पर जहाँ बाप दादे और पुरखे घूमते रहे, वहीं हम बच्चों को भी दीक्षित कर देते हैं। अगर हम गंभीरता से सोचें तो इस तरह नए भारत का जन्म नहीं हो सकता जैसी कल्पना हम कर रहे हैं। शिक्षक को एक कदम उठाना पड़ेगा। सारे भारत के शिक्षकों को हिम्मत से कदम उठाना पड़ेगा कि हम उस लीक को तोड़ेंगे जिस पर भारत की चेतना हजारों सालों से चक्कर काट रही है। जरूर अनजान का खतरा होगा, अनजान रास्तों पर चलने का खतरा होगा, लेकिन अनजान के खतरे में डर क्या है, यही तो आभास करना है। भारत का अध्यापक, भारत का शिक्षक अगर इस बात को तय कर ले कि हम लीक पर बंधे रास्ते से मुक्त करेंगे नई पीढ़ी को, तो भारत की आत्मा का जन्म हो सकता है, अन्यथा नहीं। कोई इलाज नहीं है, कोई नहीं कर सकता सिर्फ अध्यापक के अलावा। और हम खतरों में दीक्षित करेंगे, सुरक्षा में नहीं। हम आने वाली पीढ़ी के बच्चों को कहेंगे कि तुम जाओ खतरों में, लांघो समुद्रों को, चढ़ो पहाड़ों पर, यात्रा करो आकाश की। लेकिन नहीं, छोटे से अंधेरे में भी जाने में हमें डर लगता है। हम बच्चों को रोकते हैं कि अंधेरे में मत चले जाना, रात ज़्यादा हो गई है, आई हुई नदी को मत तैर करना, जिंदगी का खतरा है, समुद्र में मत उतरना, एवरेस्ट पर चढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। जिनका दिमाग खराब है वे चढ़ते हैं ऊपर, क्या फ़ायदा है एवरेस्ट पर चढ़ने से। भारत की अपनी चोटी है एवरेस्ट। पश्चिम के लोग आकर 100 सालों से चढ़ने की कोशिश करते हैं, हजारों सैकड़ों यात्री मर गए और हम हंसते हैं अपने गुहा में बैठे हुए। ये लोग पागल हैं, चढ़ते ही किस लिए हैं जब वहाँ इतना खतरा है। यह हमारा जो एक डरावना व्यक्तित्व है, एक भयभीत व्यक्तित्व है, यह पुराने को लाश को पकड़ लेता है और छोड़ता भी नहीं। और पुराने लाश को हम इतने जोर से छाती से चिपकाए हुए हैं कि नए को जन्म कहाँ से मिले। पुराना जगह खाली करे तो नया जन्म हो। शिक्षक को, अध्यापक को एक काम करना है, और वह काम बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है कि वह पुराने के मोह से भारत को मुक्त करवा दे। और शिक्षक को जानना चाहिए कि वह अपराधी है अगर वह पुराने के मोह को बच्चों में फिर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो वह बहुत बड़ा अपराधी है। नए का निमंत्रण, नए का मोह, नए का वेलकम, नए का स्वागत, अपरिचित का आकर्षण और एक अनजान परिस्थिति को बुलावा देना, वह दूर और अज्ञात जो है उसकी पुकार को सुनने के लिए बच्चों को तैयार करना है। लेकिन नहीं, हमारा तो अतीत में सब कुछ हो चुका है, अब भविष्य में कुछ भी नहीं होना। भारत का सब कुछ अतीत हो चुका है,
हमारा सब काम पूरा हो गया है। इतिहास का हमारा देवता द्वार बंद करके चला गया है। अब आगे कोई इतिहास नहीं। अब तो एक ही काम है, हम पुराने इतिहास की जुगाली करते रहें। जैसे गाय और भैंसें बैठकर चबाए हुए घास को चबाती रहती है, वैसे ही हम जुगाली करते रहते हैं। इतिहास में हमने पढ़ा, जुगाली नहीं तो और क्या है। भारत में हुए युद्धों के वर्णन को पढ़ते हैं, वो जुगाली नहीं तो क्या है। जो हो चुका उसको जुगाली करते रहो बस। कुछ और नहीं होना, कुछ और नहीं करना, कुछ निर्माण नहीं करना, कुछ भविष्य को जन्म नहीं देना। कोई सपने नहीं हमारे प्राणों में कि हम कल को, आने वाले कल को निर्मित करेंगे, निर्माण करेंगे और वहाँ निर्माण करेंगे, वहाँ निर्मित करेंगे जहाँ किसी पुरख ने कभी कोई पैर नहीं रखा। क्योंकि जहाँ पुरखों ने पैर रखे, अगर वहीं हमको भी पैर रखना है तो हमारे होने का प्रयोजन क्या है। एक बात जो मैं कहूँगा बड़ी ही अजीब लगेगी और हो सकता है सुनने वाले कोई साथी अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के बड़े क्रोधित हो जाए कि भारत के बच्चों को उनके माँ बाप से बचाने की ज़रूरत है। और यह काम कौन करेगा? यह बड़ी अजीब सी लगेगी मेरी बात। भारत के बच्चों को उनके माँ बाप से बचाने की ज़रूरत है, अन्यथा उनके माँ बाप उन बच्चों को भी अपनी ही शकल में ढालकर समाप्त कर देंगे। वे हमेशा यही करते आ रहे हैं। वे जब तक अपने बच्चों को ढाल नहीं लेते तब तक विदा नहीं होते संसार से। उनको ढालकर फिर विदा हो जाते हैं। जब पक्का विश्वास हो जाता है कि लड़का भी आ गया उसी जगह पर जहां हम थे, हर पीढ़ी यही करती जाती है, अपनी शकल में नई पीढ़ी को ठोक पीट कर ढाल जाती है। खांचे बने हुए हैं, चौखटे तैयार है, हर नए यात्री को उसमें ढाल देने की कोशिश चलती रही है। बस कौन रोकेगा इसे? माँ बाप से बच्चों को कौन बचाएगा? और माँ बाप से बच्चे नहीं बचाए जा सकते तो नए देश का जन्म कैसे हो सकता है? इसलिए एकमात्र शिक्षक बचा है जो बच्चों को बचा सकता है। लेकिन शिक्षक को बोध नहीं है, आभास नहीं है, कुछ होश भी नहीं है। वह तो माँ बाप का एक एजेंट है, एक प्रतिनिधि है। वह तो उनका काम कर रहा है। यह एक चक्र है, एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। इसे कैसे तोड़ा जाए? इसे कोई कहीं से हिम्मत करे तो तोड़े। कठिनाई होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तोड़ने वालों को समाज आदर नहीं देता। लेकिन यह कठिनाई किसी को झेलनी पड़ेगी, अन्यथा इस देश का जन्म ही नहीं हो सकता। अध्यापक के अतिरिक्त और किसी की तरफ आंख नहीं जाती, किसी की आंख नहीं जाती जो इस परिवर्तन को कर दे। राजनीतिक नेताओं से तो कोई भी आशा करनी गलत है, उनसे तो किसी तरह की उम्मीद करना भी गलत है। किससे आशा की जा सकती है? साधु सन्यासियों से भी किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती। एक ज़माना था, एक वक्त था कि साधु सन्यासी क्रांतिकारी होते थे, लेकिन वह ज़माना बहुत पहले गया। अब साधु सन्यासी क्रांतिकारी नहीं होता। एक ज़माना था बुद्ध जैसा, महावीर जैसा कोई आदमी होता था। अब साधु सन्यासी समाज के चाकर हैं। समाज उनको दो रोटी देता है और वे समाज का गुणगान किए चले जाते हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई स्थिति नहीं रह गई है। उनसे अब कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है। एक ही वर्ग बचा है जो कि अछूता है अब तक, जिसने कभी कोई फिक्र नहीं की, और वह वर्ग है अध्यापक का वर्ग। और वह एक बहुत बड़ा वर्ग है। उसकी बहुत बड़ी पावर है, उसकी बहुत बड़ी ताकत है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आने वाली पीढ़ी उसके हाथ में है। इसके पहले कि नई पीढ़ी बिगड़े, वह नई पीढ़ी को दिशा दे सकता है।
एक ज्ञान दे सकता है, बोध दे सकता है। उसके हाथ में इतनी बड़ी पावर है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। और अगर उसके दिमाग में जिंदगी को बदलने के नए सूत्र, ख्याल आ जाए, विचार आ जाए, तो 20 साल में, मात्र 20 साल में पूरे मुल्क की दशा बदली जा सकती है। क्योंकि 20 साल में पुरानी पीढ़ी हट जाती है और नई पीढ़ी उसकी जगह पर आ जाती है। हजारों साल के कचरे को 20 साल में बिल्कुल अलग किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 20 साल में। लेकिन शिक्षक, अध्यापक यह कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पर अध्यापक को सबसे पहले इस बात का भी बोध होना चाहिए कि वह अपराध कर रहा है। वह पुरानी बीमारियों को स्थानांतरित कर रहा है नई पीढ़ी में। पुरानी पीढ़ियां हिंदू मुसलमान से पीड़ित थी। अगर शिक्षक अपने नीचे पढ़ने वाले बच्चों को भी यही सिखा रहा है कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान हो, तो वह शिक्षक बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को सिखाया जाना चाहिए कि तुम आदमी हो, हिंदू मुसलमान नहीं हो। अगर ऐसा किया जाए तो एक नया देश पैदा किया जा सकता है। अगर पुरानी पीढ़ी कहती है कि ब्राह्मण है, शूद्र है, और अगर शिक्षक भी आने वाले बच्चों में यही भाव पैदा कर रहा है कि तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तो शिक्षक पुरानी पीढ़ियों का एजेंट है। वह फिर बीमारियों को जारी रखेगा, बीमारियों का अंत नहीं होगा। शिक्षक को 20 साल में फिक्र करके इन विचारों को बिल्कुल पूर्ण तरीके से पहुँच डालना चाहिए कि कोई ब्राह्मण नहीं, कोई शूद्र नहीं, आदमी होना काफ़ी है। अगर नई पीढ़ी से यह भाव मिट जाएगा तो हजारों सालों का रोग 20 साल में नष्ट हो सकता है। कोई इसे रोक नहीं सकता, लेकिन शिक्षक को पता ही नहीं, उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं। पुराने का मोह है, पुराने के मोह से तोड़ना चाहिए बच्चों को। बच्चों को होता भी नहीं पुराने का मोह। बच्चों को तो नए की बड़ी जिज्ञासा होती है। हम ठोक पीट कर उनको पुराने के लिए राजी कर देते हैं। उसे नए के लिए राजी किया जाना चाहिए। रोज रोज नए की दीक्षा होनी चाहिए। साहस और हिम्मत एक ही गुण है। अगर भारत की पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को शिक्षक समझा सके तो यही है, बस यही। उन्हें साहसी बना सके, दुस्साहसी बना सके, तो काम पूरा हो जाएगा। एक बहुत सुनहरा मौका हमारे हाथ में है, क्योंकि भारत में बच्चों के मस्तिष्क में जितना विद्रोह आज है, उतना आज तक के इतिहास में कभी नहीं था। इन विद्रोही बच्चों को अगर शिक्षक मार्ग दे सके तो हम पुराने कूड़े करकट को आग लगाने में समर्थ हो जाएंगे, और इस विद्रोह की शक्ति से नए को भी जन्माया जा सकता है। लेकिन अध्यापक बच्चों में पैदा हुए विद्रोह की क्षमता को भी नहीं समझ पा रहा है। वह उस विद्रोह की क्षमता का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है, बल्कि वह भी भयभीत हो गया है समाज के साथ साथ, और बच्चों के विद्रोह को तोड़ने की सब तरफ से चेष्टा कर रहा है। उसे पता नहीं कि वह गलती कर रहा है। वो कैसी गलती कर रहा है जिसको हजारों सालों से समाज भोगता आ रहा है। बच्चों के विद्रोह को तोड़ना नहीं है, बच्चों के विद्रोह को तोड़ना नहीं है, बस उन्हें सम्यक मार्ग देना है, सही मार्ग देना है, सही दिशा देनी है। वह जो परंपरा जिसकी पुनरावृत्ति होती आई है, वह जो आत्मा पैदा हुई है। आजकल के बच्चे जो पत्थर फेंक रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, यह तोड़ने की बड़ी अद्भुत क्षमता उसमें आई है। उससे कुछ ढंग की चीज़ें तुड़वाई जा सकती है, कुर्सियां, खिड़कियां तोड़ने की बजाय। और अगर हमने उन पर मेहनत न की तो गलत चीज़ें तोड़कर उनका क्रोध व्यर्थ हो जाएगा। कुर्सियां तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, न कांच तोड़ने से कोई फ़ायदा होगा, न खिड़कियां तोड़ने से कोई फ़ायदा होगा, लेकिन तोड़ने की क्षमता
स्वागत के योग्य है। कुछ और चीज़ें तुड़वाई जा सकती है। हिंदू मुसलमान की भावना को तोड़ा जा सकता है, शूद्र ब्राह्मण की भावना को तोड़ा जा सकता है, ऊंच नीच की भावना को तोड़ा जा सकता है, अन्याय और अत्याचार की भावना जो मनों में बैठी है उनको तोड़ा जा सकता है, अंधविश्वास की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है, स्त्री पुरुषों के बीच की मूर्खता से भरी हुई दीवारें तोड़ी जा सकती है, सड़ी गली नैतिकता को तोड़ा जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सदियों से चली आ रही है, उनको तोड़ा जा सकता है। नई, ज़्यादा स्वस्थ, ज़्यादा वैज्ञानिक नैतिकता को जन्म दिया जा सकता है। तोड़ने की एक क्षमता आई है, लेकिन शिक्षक, अध्यापक इससे डर गया है, भयभीत है। वह समझता है कि तोड़ने की क्षमता बहुत बुरी है। कुर्सियाँ तोड़ी जा रही है, कांच तोड़े जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ, बच्चों को पता ही नहीं कि क्या तोड़ना है, इसलिए वे कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। शिक्षक उनको समझाए कि क्या तोड़ना है, तो वे कुर्सियाँ कभी नहीं तोड़ेंगे। जिस दिन उनकी समझ में आ गया तो वे उनको तोड़ना शुरू कर देंगे, जिसका तोड़ना अत्यंत जरूरी हो गया है। लेकिन शिक्षक भयभीत है, वह डरा हुआ है। वह कहता है, तोड़ो मत, अनुशासन मानो। इसके साथ साथ थोड़े से सवाल शिक्षकों से, अध्यापकों से भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वह ठीक हो सकता है हम जो कहते हैं वो सारे के सारे गलत हो, इसलिए उनको मान लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है उस पर सोचना, विचार करना होता है। और सारे देश में एक विचार पैदा करने की ज़रूरत है कि शिक्षक सोचे और विचारे, अध्यापक बच्चों से बात करे, उनको समझे, कुछ निर्णय ले, तो ज़रूर कुछ आशा बनती है। बहुत कुछ हो सकता है। हवाएं गर्म हैं, मौका तैयार है, हमारे हाथ में है कि हम इस संक्रमण की शक्ति का उपयोग कर पाएँ, या ऐसे ही बैठें देखते रह जाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन सोए हुए शिक्षक हैं। भारत के पास बुद्धिमान शिक्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं है, पुरानी व्यवस्था के प्रति विद्रोही नहीं है। भारत के पास निष्ठावान, नैतिक शिक्षकों की शक्ति है, लेकिन वह सारी निष्ठा और सारी नैतिकता पुरोगामी है, प्रतिगामी है। वह क्रांतिकारी नहीं है, और इसलिए शिक्षक खड़े होकर देख रहा है। उसके हाथ में कुछ नहीं मालूम पड़ता। वह समाज का उपकरण भर रह गया है। भारत में भी राजनीतिज्ञों ने शिक्षकों को जिंदगी से काटकर अलग कर दिया है। वे कहते हैं, शिक्षक को जिंदगी के बाबत चिंता नहीं करनी चाहिए, राजनीति के बाबत चिंता नहीं करनी चाहिए। शिक्षक को अपना काम स्कूल की दीवारों के भीतर करना चाहिए। राजनीतिज्ञ बहुत होशियार है। वे जानते हैं कि शिक्षक अगर जिंदगी के बाबत सक्रिय रूप से मनन करेगा तो शिक्षक के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि वह सारे समाज को रूपांतरित कर देगा। इसलिए शिक्षकों को बहुत चालाकी से सारी जिंदगी से अलग तोड़ कर रख दिया है, और शिक्षक को समझाया गया है कि तुम्हें जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा तो बहुत बड़ा कार्य है कि तुम 2 और 2 4 बच्चों को बस इतना ही सिखाओ। यह बच्चों को समझाते रहो नक्शे पर, ब्लैक बोर्ड पर। अब ज़मीन पर आदमी के बचने की संभावना भी कम होती जा रही है, और शिक्षक अगर चुपचाप यह देखता है तो उसको शिक्षक नहीं कहा जा सकता। शिक्षक का बहुत ज़्यादा दायित्व है। वह नई पीढ़ी की दाई है, नई पीढ़ी का सर्जनहार है। इसलिए शिक्षक दाई का काम करें, वह नई आत्मा के जन्म देने में सहयोगी बने। धन्यवाद।